वो है इसका इंस्टॉलेशन। इससे पहले हमने बॉस सेल, सी सेल, कॉन सेल और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलेशन। मतलब अगर हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर को या ओएस को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने का एक बेसिक सा तरीका होता है जो सभी लैंग्वेज एक जैसा ही होता है। जैसे कि सबसे पहले आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, फिर आप डिस्क पार्टीशन का कार्य करते हैं, और फिर जो है आप जो है डिस्क पार्टीशन करने हैं, डिस्क का सेटअप आप करते हैं, फॉर्मेटिंग का उपयोग आप लोग लेते हैं। तो अब जो अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बूट लोडिंग का काम करना, सिटी और टाइम जोन जो है वो आप बताते हैं, पैकेट को कहाँ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, पैकेट का ग्रुप क्या है, लाइसेंस का एग्रीमेंट आप यस कर देते हैं, ये सारे काम उसके अंदर करते हैं। अब आप देखें डेट और टाइम को देना, डिस्प्ले देना, साउंड कार्ड का यूज करना, यूजर नेम और पासवर्ड देना। अब आते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीन प्रकार के हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक हमारा फ्लैट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, एक 2 लेवल होता है, और एक क्या होता है, 3 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका होता है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें एक डायरेक्टरी के द्वारा ही सभी फाइलों को दिखाया जाता है। मतलब एक ही डायरेक्टरी होती है और उसी में आपकी सभी फाइलें रहती हैं। इसी तरह से 2 लेवल अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है तो एक डायरेक्टरी के अंदर बाकी डायरेक्टरियां रहती है, उसके अंदर बाकी फाइलें आपकी रहती है। इसी तरह से ट्री हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, रूट डायरेक्टरी है और वो अलग अलग यूजर के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्टरियां बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग फाइलें आपकी जो रहती है वो स्टोर रहती है। ये इस तरह से आपका डायग्राम रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में 3 प्रकार की फाइलें पाई जाती है। एक जो पहली जो होती है वो ऑर्डिनरी फाइल होती है, दूसरी जो होती है वो स्पेशल फाइल होती है, तीसरी जो होती है वो आपकी डायरेक्टरी फाइल होती है। अगर आप लोग ऑर्डिनरी फाइल की बात करते हैं तो यह प्रोग्राम डेटा और सोर्स कोड को रखता है। इसमें साइज तथा आइनोड नंबर दिए जाते हैं। मतलब पहला जो चीज है वो प्रोग्राम के डेटा को और सोर्स कोड को रखता है। इसमें साइज तथा आइनोड नंबर आपके दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो स्पेशल फाइल होती है। ये फिजिकल डिवाइस से संबंधित फाइल आपकी होती है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, उससे संबंधित है। नेक्स्ट जो चीज होती है डायरेक्टरी फाइल होती है, जो ऑर्डिनरी फाइल या डायरेक्टरी फाइल के एड्रेस को रखता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसे बूट ब्लॉक है, सुपर ब्लॉक है, आईनोड ब्लॉक है और डेटा ब्लॉक है। बूट ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो बूटिंग वाली फाइलें रखते हैं, सुपर ब्लॉक की रखते हैं तो फाइल सिस्टम की सारी जानकारी रखता है, और आईनोड ब्लॉक की अगर आप लोग बात करते हैं तो फाइल तथा फाइल सिस्टम के एट्रीब्यूट को ये रखता है। आईनोड टेबल में प्रत्येक फाइल के लिए अलग से एंट्री होती है, जिसे हम लोग आईनोड एंट्री भी कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है, इसके अंदर फाइल का नाम क्या है, ओनर का नाम क्या है, फाइल के टाइप क्या है, फाइल को क्या परमिशन आपने दे रखी है, क्या अपडेशन उसमें कर रहे हो, फाइल का साइज क्या है, ब्लॉक एड्रेस क्या है, ये सब चीजें उसमें रहती है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो डेटा ब्लॉक है, जो डेटा की जो जानकारी है वो आपको देने का काम करता है। डेटा तथा प्रोग्राम को ये स्टोर करता है। ये सारे काम उसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लिनक्स की कमांड है। अब देखिए लिनक्स की कमांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइल परमिशन कमांड है, जिसे हम लोग क्या शामिल करते हैं, यूजर और ग्रुप को शामिल करते हैं। फाइल को सुरक्षित रखता है, फाइल को एक से अधिक यूजर के बीच में शेयर किया जा सकता है। इसमें हम लोग 3 प्रकार की परमिशन इसमें दे सकते हैं। पढ़ने की परमिशन है, लिखने की परमिशन है और रन करने की परमिशन। पढ़ने में हम फाइल को केवल देख सकते हैं, और राइट परमिशन में हम फाइल को राइट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल की परमिशन आप देते किस किस को है, ओनर को देते हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आप लोग देते हैं। फाइल के साइज की परमिशन आप देते हैं। फाइल एक्सेस टाइम और डेट आप देते हैं। फाइल का नाम आप देते हैं। ये कुछ चीजें जो आप इसके अंदर देने का काम करते हैं। अगर हम लोग चेंजिंग की बात करते हैं तब आप chmod कमांड का उपयोग लेते हैं। मतलब किसको क्या परमिशन देनी है, उस परमिशन को अगर आप हटाना चाहते हैं तब आप किसका यूज करते हैं, chmod कमांड का उपयोग लेते हैं। जैसे फाइल 1 है, जैसे आपने लिया RW करके डैश आपने कर दिया तो रीड राइट की परमिशन इसको हो गई, और यहाँ पे RWX हो गया तो रीड राइट एग्जीक्यूट की हो गई। यहाँ पे केवल पढ़ने की परमिशन है।
और उसी के नीचे जहां पे जो परमिशन है वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं, उसके नीचे 1 लगा देते हैं, बाकी जगह क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, या उसको हम लोग डेसिमल में बदल देते हैं। यूनिक्स जो कमांड है उसमें जो नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी ls कमांड है। ls कमांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिस्ट प्रोवाइड कराता है। अब इसमें अलग अलग इसके ऑप्शन है, जैसे A जो है हिडन फाइल के लिए, L हो गया लिस्ट फॉर्मेट के लिए, LH हो गया फाइल के साइज के अनुसार, इस तरह से अलग अलग है। G ग्रुप के लिए हो गया, और LI हो गया इंडेक्स नंबर देने के लिए, P आइडेंटिटी देने के लिए डायरेक्टरी के, R रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैट कमांड है। कैट कमांड ये होता है कि फाइल के कंटेंट की जो भी जानकारी आपको देता है वो आपकी कैट कमांड होती है। एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करवाना हो, या मल्टीपल फाइल को जोड़ना हो, या लाइन नंबर को शो करना हो, तब आप इसका उपयोग लेते हैं। जैसे कैट करके ग्रेटर देन अगर आपने ग्रे लिखा तो ये क्या करेगा, कंटेंट जो है आपकी नई फाइल को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपने डबल एरो का सिंबल यूज किया, डबल ग्रेटर देन का अगर आपने यूज किया, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका टेक्स्ट है उसके आगे दूसरे टेक्स्ट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। कॉपी फाइल में एक फाइल को क्या करेगा, दूसरी फाइल में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। यहाँ पे पहले फाइल का नाम लिखेंगे, यहाँ दूसरी फाइल का नाम लिखेंगे। कॉनकैट फाइल का अगर आप बात करते हैं तो जितनी भी फाइलों का आपने नाम लिखे, फिर ग्रेटर देन करके अगर आप फाइल का नाम लिखते हैं तो ये सभी फाइलों को जोड़ देता है। फिर इंसर्ट न्यू फाइल, नई फाइल को इंसर्ट कर देगा। और इसी तरह से लाइन नंबर अगर दिखाना हो तो -h फॉर्मेट का उपयोग आप लोग करते हैं। CD का मतलब क्या होता है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हम एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग लेते हैं, CD का उपयोग लेते हैं। मतलब एक डायरेक्टरी से हम दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हैं, एक डायरेक्टरी को छोड़ना चाहते हैं, तब हम इसका उपयोग लेते हैं। तो इसमें आप जो है CD, अगर ये टिल्ड का सिंबल अगर आप यूज करते हो तो ये प्रीवियस डायरेक्टरी में आपको भेज देता है। इसी तरह से CD डैश की वजह से ये पेरेंट डायरेक्टरी में भेज सकता है। CD डॉट के बदले भी पेरेंट डायरेक्टरी में मूव करवा सकता है। रूट डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकता है CD स्लैश के द्वारा। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो PWT है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। यह भी किसी भी लोकेशन को बताने का कार्य करती है। MKDIR कमांड का अगर लिनक्स से कमांड आ जाए MKDIR, तो हम लोग इसको मेक डायरेक्टरी कहते हैं। जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, MKDIR कमांड का उपयोग लेते हैं। और अगर हम चाहें तो अगर इसमें V ऑप्शन का यूज करें तो ये मैसेज भी आपको देगा डायरेक्टरी बनने का। अगर -M अगर आप देते हो तो एक्सेस परमिशन भी देगा कि भाई इसको पढ़ने की परमिशन देनी है, इसको लिखने की परमिशन देनी है, इस तरह से परमिशन दे सकता है। अगर आप RMDIR का उपयोग लेते हैं तो ये डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। यह डायरेक्टरी को अगर डिलीट करता है तो ये चीज जरूरी होती है कि उसके अंदर सब डायरेक्टरी या फाइल उसके अंदर ना हो। अगर आप RMDIR के साथ -P का अगर यूज कर ले तो ये डायरेक्टरी के साथ सब डायरेक्टरी को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद RM है, किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना हो तब आप RM कमांड का उपयोग लेते हैं। RM के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है जो आपको याद करने पड़ेंगे या एक बार नजर डाल के रखनी पड़ेगी ताकि MCQ करते वक्त आपको दिक्कत ना आए। तो RM -R अगर आपने किया तो डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। -I जो है वो कंफर्म करेगा क्या उसे डिलीट करना है या नहीं करना है। इसी तरह से RM -RF करोगे तो ये पूछेगा नहीं, ये फोर्सफुली उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी MV कमांड है, मूव फाइल कमांड है, जो कि फाइल के नाम को क्या कर देता है, बदल देता है। यानी कि फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेज देता है। MV -I करने से ये ओवरराइट कर देगा। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रकार के जैसे ओवरराइट हो गया, उसका बैकअप लेना है, MV -U से फाइल को मूव करना है, उपलब्ध है या नहीं, वर्जन नंबर देखना है, बैकअप अगर देखना है, ओवरराइट करना है, तब आप इसका उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी CP कमांड है, जो कि कॉपी कमांड होती है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको कोई अब नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी CP कमांड है, कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड में क्या करें, एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तब आप CP कमांड का उपयोग लेते हैं। CP -R करने से ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी दोनों को कॉपी कर देता है।
सीपी के साथ आप फाइल 1, फाइल 2, इस तरह से बहुत सारी डायरेक्टरियों के नाम भी आप लोग दे सकते हैं। सीपी के साथ बैकअप भी ले सकते हैं, कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं, आई के द्वारा, एल के द्वारा हार्ड लिंक बना सकते हैं, पी के द्वारा आप एट्रीब्यूट को प्रिजर्व कर सकते हैं, वी के द्वारा, यू और व्यू के द्वारा सोर्स फाइल को भी बनाते हैं। ये सारे उसके ऑप्शन है। और एफ का मतलब होता है फोर्सफुली। अगर आप फोर्सफुली उस पर काम करना चाहते हैं तब आप इसका उपयोग जो है वो लेते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, नेक्स्ट जो कमांड है वो आप देखिए, अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेन कमांड है। मेन कमांड जो है वो आपके क्या करती है, मैनुअल पेज के लिए आपके यूज में आती है, रेफरेंस देने के लिए यूज में आपके आती है। अगर आपने AW किया है तो ये सेक्शन वाइज दिखाएगा, A करा है तो पेज वाइज एक साथ में एक पेज को दिखाएगा, S लिखा है तो ये कमांड के आउटपुट को दिखाएगा। इस तरह से इसके क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शन इसमें रहते हैं। अगर आप APT कमांड का उपयोग लेते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन को इसमें क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कैल का यूज करते हैं तो एक कैलेंडर को शो करेगा, उसमें -Y से ईयर, M से मंथ, फर्स्ट डे को दिखाएगा, J से जूलियन डेट को दिखाएगा। यू नेम भी है, अगर आप कोई सिस्टम आपका है उसके अगर आप सूचना देखना चाहते हैं तब आप यू नेम के द्वारा उसकी सूचना को भी देख सकते हैं। फिर -A सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो गया, S कर्नेल की इंफॉर्मेशन हो गया, होस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, N के बदले से, R के बदले से रिलीज डेट की इंफॉर्मेशन होगी, V से वर्जन हो गया, मशीन की जानकारी होगी। ये सारी चीजें आपको एक बार अगर आप नजर डाल लेंगे तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। अब हिस्ट्री कमांड क्या होती है, हिस्ट्री कमांड का मतलब ये होता है कि जो भी कमांड आपने लगाई है उन सभी कमांड की अगर आप लोग देखना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब आप हिस्ट्री का उपयोग लेते हैं। -C लगाने से ये क्लियर कर देता है कंप्लीट हिस्ट्री को, D लगाने से किसी भी पोजीशन पे हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, -A से हिस्ट्री को जोड़ देता है, और -N से ये हिस्ट्री लाइन को रीड कर सकता है। तो ये अलग अलग इसके ऑप्शन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें भी आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा। अब आप देखिए लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारी सेल प्रोग्रामिंग है। सेल प्रोग्रामिंग में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लैडर इफ एल्स की। लैडर इफ एल्स में इको से आप लोग तो मैसेज देते हो और रीड के साथ आप वैल्यू को क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। आपने पूछा कि इफ $M GT ग्रेटर देन किससे है, 60 से अगर ज्यादा है तो ये आपको क्या दिखा देगा, फर्स्ट दिखा देगा। इसी तरह से इको $M -G 50 हो गया, और A अगर लिखोगे तो एंड का यूज करेगा, और लेस देन किससे हो, 60 से, तो सेकंड डिवीजन। ये सारे ऑप्शन है। GT ग्रेटर देन के लिए, LT लेस देन के लिए सिंबल इसमें लगते नहीं है। सिंबल के स्थान पे GT LT ये सब चीजें इसके अंदर लगाई जाती है। LE का मतलब लेस देन इक्वल टू हो गया, NE का मतलब नॉट इक्वल टू हो गया, और EQ का मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। A का मतलब एंड के लिए हो गया। तो इसमें 36 से लेके 50 तक हो गया, और जितने भी आप एलिफ लगाए हैं या इफ कंडीशन यूज करिए उतने ही आप लोग नीचे FI का यूज करते हैं। अगर आप कहते हैं सर हमें इफ एल्स का एग्जांपल समझाओ पहले, तो बेसिक आप इवन ओड का, दो संख्या में बड़ी संख्या का एग्जांपल, वोवल कंसोनेंट का, इस तरह के एग्जांपल आप समझ सकते हैं। रीड ए कि आपने टेस्ट लिखना पड़ता है जो भी आपकी कंडीशन लगाते हो। आपने पूछा अगर 2 का भाग लगने पर 0 बचता है तो भाई आप इवन है, एल्स जो है वो आप ओड है, इफ को आप FI से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज है वो स्विच केस है। स्विच केस में आप एंटर द मार्क्स करके रीड के किया आपने, उसके अंदर केस $K इन इको संडे कर दिया तो संडे आपको दिखाएगा, और ये आपका केस की तरह काम करेगा, ये आपके ब्रेक की तरह काम करेगा। तो ये केस है और उसके ब्रेक है, और ये आपका डिफॉल्ट। अगर कोई भी केस नहीं चलता है तो लास्ट में डिफॉल्ट आपका चल जाएगा। और केस को बंद जब आप करोगे तो केस को उल्टा लिखेंगे, ESAC करके आप उसे प्रिंट करवाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट पॉइंट जो हमारा वो है लूप है। लूप के अंदर इसमें क्या किया, एंटर द वैल्यू A को इनपुट कराया, एंटर द वैल्यू B को इनपुट कराया, $C बराबर 0 आपने लिया। अब आपने पूछा B कब तक चलेगा, NE का मतलब नॉट इक्वल टू कब तक चलेगा, 0 आने तक आपके चलेगा। और आपने क्या कहा, C जो है बराबर क्या होता है, A मॉडुलस B होता है, A बराबर B होता है। जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसके आगे डॉलर का सिंबल लगता है, जैसा कि PHP के अंदर लगता है। और लास्ट में डू को किससे बंद कर दोगे, डन से, और प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल की अगर बात करते हो तो I लेस देन इक्वल टू N तक चलेगा, F बराबर F इंटू I होगा, I बराबर I+1 होगा, लास्ट में F क्या है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फॉर ईच का लूप भी जो है वो आप यूज कर सकते हो। फॉर ईच का जो लूप जो होता है उसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू को
जो कि एरे के रूप में होती है, स्ट्रिंग के रूप में होती है, उन वैल्यू को 4 लिखकर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इन करके बहुत सारा ग्रुप लिखते हैं और एक एक करके वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। तो ये सेम ही सुविधा आपके पाइथन के अंदर भी थी और उसको आप क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये सारा आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया।